हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और खूब मन लगा करके अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पार्ट डी किसका फॉरेस्ट मेंस का जो पेपर हुआ था 2024 का। उसका हमने 3 पार्ट अभी तक किए हैं। उसी का चौथा पार्ट डी हम आज आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें हम 10 प्रश्नों का डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। आइए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज 1 टेराबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं। ऑप्शन ए 1024, ऑप्शन बी 1024 इंटू 1024, ऑप्शन सी 1024 इंटू 1024 इंटू 1024, ऑप्शन डी 1024 इंटू 1024 इंटू 1024 इंटू 1024। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी 1024 इंटू 1024। अगर हम टेराबाइट की जो है डेफिनेशन की हम बात करें तो क्या होता है, तो टेराबाइट एक डेटा संग्रहण यूनिट होती है जो क्या करती है 1024 गीगाबाइट्स के बराबर होती है। इसका यूज़ अगर कहाँ किया जाता है, हम बात करें इसके यूज़ की, तो इसका यूज़ जो है वो हार्ड डिस्क ड्राइव में किया जाता है, प्लस आपका सॉलिड स्टेट ड्राइव में भी डेटा संग्रहण के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से किसका उपयोग उच्च स्तरीय भाषा को ऐसे रूप में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है जिसे मशीन समझ सके। ऑप्शन ए असेंबलर, ऑप्शन बी कंपाइलर, ऑप्शन सी इंटरप्रेटर, ऑप्शन डी इन्वर्टर। तो आपका आंसर क्या होने वाला है इसका राइट कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं मुझे। और इन 10 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसका सही आंसर हो जाएगा कंपाइलर और इंटरप्रेटर। बी और सी दोनों ही इसके सही आंसर है। अब कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो ये जो जो उच्च स्तरीय लैंग्वेजेस होती है उसके अंदर कंपाइलर और इंटरप्रेटर का यूज़ किया जाता है। आप अगर इसके एग्जाम्पल देखेंगे तो आपके प्रक्रियात्मक भाषा सी है ना, फोर्ट्रेन, कोबोल और आपके C++, जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, PHP, पर्ल, SQL। तो ये सभी चीज़ें हैं जहाँ पर आप इसका यूज़ देखने को मिल सकता है, आपको इसका यूज़ देखने को मिल सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में मशीन की क्षमता को मानव स्तर की बुद्धिमत्ता से मेल खाने का परीक्षण करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए ट्यूरिंग टेस्ट, ऑप्शन बी मशीन लर्निंग, ऑप्शन सी डीप लर्निंग, ऑप्शन डी रोबोटिक्स। इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आपका सही आंसर है ट्यूरिंग टेस्ट। ट्यूरिंग टेस्ट की अगर हम बात करें तो ट्यूरिंग टेस्ट एक परीक्षण है जिसे 1950 में एलन ट्यूरिंग ने प्रस्तावित किया था। इसका उद्देश्य यह जांचना है कि क्या कोई मशीन मानव जैसी बुद्धिमत्ता प्रदर्शित कर सकती है या नहीं कर सकती है। तो किसके द्वारा किया गया था, ये एलन ट्यूरिंग के द्वारा किया गया था। कब, 1950। अगर हम बात करें इसका क्या इंपॉर्टेंस है, तो इसका इंपॉर्टेंस आप देखेंगे AI के विकास में एक महत्वपूर्ण मील के पत्थर के समान ये साबित हुआ है। और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण जिसको NLP और चैटबॉट में भी उपयोगी होता है ये। उसके बाद में मशीन की बुद्धिमत्ता को परखने का आधार भी है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज AI में NLP का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन ए न्यूट्रल लर्निंग प्रोजेक्शन, ऑप्शन बी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, ऑप्शन सी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ऑप्शन डी न्यूरल लॉजिक प्रेजेंटेशन। आपका सही आंसर है ऑप्शन सी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, NLP आप इसको बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में। अगर इसका थोड़ा सा डिटेल हम देखते हैं तो NLP क्या होता है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक ब्रांच है ये, जो क्या करती है कंप्यूटर को मानव भाषाओं को समझने, व्याख्या करने और उत्पन्न करने की क्षमता प्रदान करती है। इसका कार्य क्या है, तो भाषा को समझना, भाषा को उत्पन्न करना और भाषा का अनुवाद करना इसका मुख्य कार्य है। उसके बाद इसका उपयोग कहाँ किया जाता है वो भी देख लेते हैं। तो वॉइस असिस्टेंट के रूप में, जैसे कि गूगल असिस्टेंट हो गया, आपका एलेक्सा हो गया, सीरी हो गया, ऑटोमेटेड चैट बॉट्स में भी इसका यूज़ किया जाता है। ग्राहक सेवा के में यूज़ होता है इसका। स्पीच टू टेक्स्ट और टेक्स्ट टू स्पीच, यानी कि जो गूगल स्पीच रिकॉग्नाइजेशन होता है उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। साथ ही गूगल ट्रांसलेट में भी इसका यूज़ किया जाता है। गूगल सर्च में, यूट्यूब सर्च में इसका यूज़ किया जाता है। और मशीन लर्निंग तकनीक पर, डीप लर्निंग तकनीक पर और सांख्यिकी और नियम आधारित मॉडल पर ये काम करता है। इसके क्या लाभ है ये भी देख सकते हैं आप। तो तेज और सटीक अनुवाद करता है। दूसरा लाभ है इसका डेटा प्रोसेसिंग में सुधार करता है। साथ ही ये ऑटोमेशन से कार्यकुशलता बढ़ाता है।
अगर हम इसकी चुनौतियों की बात करें तो चुनौतियों में विभिन्न भाषाओं और लहजों को समझने की कठिनाई, सांस्कृतिक संदर्भ और भावनाओं की पहचान में समस्या उत्पन्न कर सकता है। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग NEGD की परियोजना नहीं है? ऑप्शन ए उमंग, ऑप्शन बी संकल्प, ऑप्शन सी ओपन फोर्स, ऑप्शन डी माई स्कीम। आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी संकल्प। संकल्प की अगर हम बात करें तो ये क्या है, इसकी परियोजना नहीं है। बाकी ये जो दी हुई है उमंग, ओपन फोर्स और माई स्कीम, ये सारी क्या है आपकी राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग की परियोजनाएं हैं और संकल्प नहीं है। NEGD का अगर फुल फॉर्म हम देखते हैं तो इसका फुल फॉर्म आपका होता है नेशनल ई गवर्नेंस डिवीज़न। इसकी स्थापना कब की गई? तो 2009 में स्थापित किया गया। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम 2015 के तहत इसकी भूमिका क्या है? बड़ी है। इसके कार्यों की अगर हम बात करें तो ई गवर्नेंस नीतियों और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन, सरकारी सेवाओं का डिजिटलीकरण इसके द्वारा किया जाता है। उमंग ऐप, डिजी लॉकर, GM, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैसी डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देना इसका मुख्य कार्य है। साइबर सुरक्षा और डेटा सुरक्षा को सुनिश्चित करना, साथ ही ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट की निगरानी और तकनीकी सहायता करना भी इसका मुख्य कार्य है। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थॉर्नफेस्ट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार पंचमढ़ी की जलवायु किस प्रकार की है? ऑप्शन ए तर, ऑप्शन बी उपाद्र, ऑप्शन सी आर्द्र शुष्क, ऑप्शन डी शुष्क। सही आंसर जो है उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपका सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी उपाद्र। अगर हम थॉर्नफेस्ट की बात करें तो ये अमेरिकी आपके जलवायु वैज्ञानिक रहे हैं और इन्होंने ये वर्गीकरण जो है 1948 में विकसित किया था। साथ ही अगर हम देखें यहाँ पर इसके मुख्य मापदंड क्या थे तो आप संभावित जो वाष्प उत्सर्जन है वो, वर्षा और जल का संतुलन, और अगर हम इसके मुख्य जलवायु प्रकार की बात करते हैं तो आर्द्र जलवायु, उसके बाद अर्ध आर्द्र जलवायु और अर्ध शुष्क जलवायु, शुष्क जलवायु, ऐसे प्रकारों में इन्होंने इसको वर्गीकृत किया गया है। पांच प्रकारों में विशेषताएं क्या है? तो जलवायु को जल संतुलन के आधार पर मापा जाता है। फसलों एवं कृषि के अध्ययन में ये उपयोगी होता है और यह वर्गीकरण स्थानीय जलवायु पर अधिक केंद्रित होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जुलाई माह में मध्य प्रदेश के किस भाग में सामान्यतः अधिक वर्षा होती है? ए पूर्वी, बी पश्चिमी, सी उत्तरी, डी दक्षिणी। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपका राइट आंसर होगा पूर्वी। अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा की तो वो कितनी होती है? 1160 mm होती है। पूर्वी भाग में अगर हम देखें तो अधिक वर्षा होती है और पश्चिमी भाग में आप देखेंगे तो कम वर्षा आपको देखने को मिलेगी। मुख्य स्रोत क्या है आपके वर्षा का? तो दक्षिण पश्चिमी मानसून है जो कि कब आता है? जून से सितंबर मंथ के बीच में आता है। कुल वर्षा का 90% जो है इसी से प्राप्त होता है मध्य प्रदेश में। किससे? आपके दक्षिण पश्चिम मानसून से। और पश्चिमी विक्षोभ आपने नाम सुना होगा, डायरेक्ट आपके सिलेबस में लिखा हुआ भी है। तो ये कब आता है? तो दिसंबर से फरवरी मंथ के बीच में आता है। और ये जो पश्चिमी विक्षोभ है ये रबी की फसलों के लिए काफ़ी लाभकारी होता है। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, घोरबारी किस खनिज का खनन केंद्र है? ऑप्शन ए लौह अयस्क, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी बॉक्साइट, ऑप्शन डी मैग्नीज। अपना जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपका राइट आंसर हो जाएगा कोयला, ऑप्शन बी। अगर हम कोयले के बारे में बात करते हैं मध्य प्रदेश की क्या स्थिति रही है तो मध्य प्रदेश भारत में कोयला उत्पादन में क्या रहा है? तीसरे स्थान पर रहा है और यहाँ गोंडवाना जो कोयला क्षेत्र है पाया जाता है। साथ ही इसकी मुख्य खदानों की हम बात करें तो यहाँ पर आपको सिंगरौली कोलफील्ड यहाँ पे सबसे बड़ा और सुहागपुर कोलफील्ड जो है आपको उमरिया, शहडोल, अनूपपुर में देखने को मिलेगा। साथ ही पेच कानन कोलफील्ड आपको छिंदवाड़ा, बैतूल में देखने को मिलेगा। सतपुड़ा कोलफील्ड आप होशंगाबाद और बैतूल में देखेंगे। और मुख्य कोयला उत्पादक जिलों की बात करें तो आपका सिंगरौली, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, छिंदवाड़ा और बैतूल इसमें शामिल है। अगर कंपनियों की बात करें तो किस क्षेत्र से कौन सी कंपनी के द्वारा कोयला का खनन किया जा रहा है तो आप अगर देखेंगे सिंगरौली वाला जो एरिया है हमारे मध्य प्रदेश का, वहाँ पर नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। और अगर शहडोल और उमरिया की बात करें तो वहाँ पर SECL यानी कि साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। और छिंदवाड़ा और बैतूल की बात करें तो यहाँ पर WCL यानी कि वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के द्वारा
द्वारा खनन कार्य किया जा रहा है। अगर हम प्रकार की बात की करें, कोयला मध्य प्रदेश में कोयले के कितने प्रकार पाए जाते हैं, तो कोयले के प्रकार जो है बिटुमिनस और सब बिटुमिनस लिग्नाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश में हम बात करें तो यहाँ पर तो मध्य प्रदेश में जो है बिटुमिनस और आपका जो है लिग्नाइट प्रकार का कोयला यहाँ पर पाया जाता है। और बिटुमिनस कोयला जो है आपके ऊर्जा उत्पादन के लिए उपयुक्त होता है और सब बिटुमिनस और लिग्नाइट जो है वो निम्न गुणवत्ता वाला कोयला होता है। अगर हम इसके कोयले के उपयोग की बात करें तो हमारा जो सिंगरौली, सतपुड़ा, अमरकंटक वाला जो एरिया में थर्मल पावर प्लांट्स है उसमें इसका यूज़ हो रहा है। और साथ ही सीमेंट उद्योग में कोयले का यूज़ होता है, इस्पात उद्योग और रेलवे में भी इसका यूज़ होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ओमान की मदद से कच्चे तेल की रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई है? ऑप्शन ए पीथमपुर, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी बीना, ऑप्शन डी सिंगरौली। आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी बीना। ये बीना में जो तेल रिफाइनरी है मध्य प्रदेश की एकमात्र तेल रिफाइनरी है जिसकी स्थापना 2011 में की गई और इसका संचालन भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड यानी कि BORL के द्वारा और किया जा रहा था। और बाद में क्या हो गया, BPCL यानी कि भारत पेट्रोलियम ने अधिग्रहण इसका कर लिया, तो वर्तमान में BPCL के पास है। इसकी क्षमता क्या है, तो 7.8 मिलियन मीट्रिक टन इसकी प्रतिवर्ष क्षमता है, उत्पादन क्षमता। मुख्य विशेषता अगर हम बात करें तो कच्चा तेल गुजरात से कंडाला बंदरगाह से पाइपलाइन के द्वारा लाया जाता है और पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, LPG और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन यहाँ पर किया जाता है। और उत्तर और मध्य भारत की ईंधन आपूर्ति में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर हम इसके इम्पोर्टेंस की बात करें तो मध्य प्रदेश और आसपास के राज्यों की ईंधन ज़रूरतें इसी के द्वारा पूरी होती है और औद्योगिक विकास और रोजगार के अवसर प्रदान करता है। इसके भविष्य की योजनाएं क्या हैं, तो रिफाइनरी की क्षमता को बढ़ाकर 10 MMTPA करने की इसकी योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भांडेर नहर किस नदी पर बनाई गई है? ऑप्शन ए केन, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी बेतवा। अपना आंसर जो है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बेतवा। अगर हम भांडेर नहर की बात करें तो भांडेर नहर मध्य प्रदेश की एक महत्वपूर्ण सिंचाई नहर है जो कहाँ पर है, आपके बेतवा नदी से क्या की गई है, निकाली गई है। और मुख्य रूप से अगर हम देखें तो जिले कौन कौन से इसमें शामिल हो जाएंगे, टीकमगढ़, निवाड़ी और दतिया जिलों के लिए बहुत ज़्यादा सिंचाई में ये उपयोगी है। इसका निर्माण भांडेर नहर बेतवा परियोजना के अंतर्गत बनाया गया। साथ ही राजघाट बांध ललितपुर यूपी से पानी प्राप्त करती है। ये इसका लाभ क्या है, तो सिंचाई, कृषि योग्य भूमि को जल आपूर्ति करना, पीने के पानी की आपूर्ति करना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार करना। इसकी चुनौतियों की अगर हम बात करें तो गाद का जमाव और रखरखाव की समस्या है, सीमित जल उपलब्धता, इसकी सीमित जल उपलब्धता इसकी मुख्य चुनौतियाँ हैं। तो दोस्तों ये थे आज के 10 क्वेश्चन जो हमने डिटेल में एनालिसिस किए हैं। मैं कुछ प्रॉब्लम्स के चलते मैं यहाँ पर आपको जो भी डिटेल मैंने बताई वो राइट नहीं कर पाई हूँ। कुछ टाइम तक अभी ऐसा ही चलेगा, उसके बाद मैं आपको प्रॉपर जो इसके शॉर्ट नोट्स रहेंगे वो आपके क्वेश्चन के साइड में ही मैं राइट करके आपको बता दिया करूँगी। अभी के लिए आप ये करें कि अपने साथ कॉपी रख कर बैठें और जो भी मैं आपको डिटेल्स इसकी बता रही हूँ चाहे तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, ये आपके लिए हेल्पफुल ही रहने वाला है। तो कैसी लगी आज की क्लास प्लीज़ कमेंट करके आप ज़रूर बताएँ। और आने वाले टाइम में किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, कौन से पेपर को आप सॉल्व करना चाह रहे हैं वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और 10 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ये भी कमेंट्स करके आप मुझे बता सकते हैं। और ये पेपर सॉल्व करके आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये भी आप ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।